अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि लास्ट टाइम हमने कूलम्स लॉ को डिस्कस किया था और कूलम्स लॉ से रिलेटेड एक एमसीक्यू भी सॉल्व किया था, एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था। अभी भी उसी के साथ एक कनेक्टिंग एक्सरसाइज पे यानी केपीके की बुक पेज नंबर 57 के ऊपर हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करेंगे जो कि कूलम्स लॉ से ही रेलेवेंट है। चूँकि इसमें कुछ पुरानी बातें जो हम यूज़ करने वाले हैं वो वेक्टर एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। मैं स्टेप्स रिपीट करता चलूँ। अब वेक्टर एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर बेटे हम ये बात पढ़ के आ रहे होते हैं कि अगर आप वेक्टर्स को ऐड करना चाहें और आप रिजल्टेंट ऑब्टेन करना चाहें कोप्लेनर वेक्टर्स को ऐड करके, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप सबसे पहले जितने भी वेक्टर्स आपको गिवन होते हैं आप उन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ड्रॉ करने के बाद सेकंड स्टेप में रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। फिर थर्ड स्टेप के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट फाइंड आउट किया जाता है और फिर इसी तरह फोर्थ स्टेप के अंदर आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं और फिफ्थ स्टेप में डायरेक्शन को फाइंड आउट किया जाता था। तो ये स्टेप्स हैं जो हमें यहाँ पे जहन में रखने होंगे, जो कि इसी मेथड को यूज़ करके हम आगे कैलकुलेशंस करने वाले हैं। तो मैं फॉर्मली क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें हमें ये कहा जा रहा है charges 2 microcoulomb, -3 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed in air at the vertices of an equilateral triangle of sides 10 centimeter each. What is the magnitude of a resultant force acting on 4 microcoulomb charge? यानी अगर मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूं तो क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि हम तीन चार्जेस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और वो तीनों चार्जेस एयर के अंदर एक इक्वलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस के ऊपर प्लेस्ड हैं। फॉर एग्जांपल ये वर्टेक्स ए है, यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज प्लेस है वो 2 माइक्रोकूलम्स का चार्ज है। इसी तरह हमारे पास वर्टेक्स बी के ऊपर जो चार्ज प्लेस्ड है, जिसे मैं Q2 का नाम दे रहा हूँ, वो हमारे पास -3 माइक्रोकूलम्स का चार्ज है। और इसी तरह वर्टेक्स सी के ऊपर हमारे पास जो चार्ज प्लेस्ड है, जिसे मैं Q3 का नाम दे रहा हूँ, ये 4 माइक्रोकूलम्स का चार्ज है। अब कहा ही जा रहा है कि जिन लोकेशंस के ऊपर ये प्लेस्ड है उससे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बिल्ड हो रहा है एयर के अंदर। इसका मतलब ये है कुछ ऐसी डायग्राम हमारे पास बन जाएगी। ये एक वर्टेक्स ए, एक वर्टेक्स बी और एक वर्टेक्स सी है। तो इन तीन जगहों पे चार्जेस हमारे पास प्लेस्ड हैं। क्वेश्चन ये दिया जा रहा है कि इस फॉर्मेशन के अंदर यहाँ जो ये 4 माइक्रोकूलम्स का चार्ज है, इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितनी एक्ट करने वाली है। तो उस रिजल्टेंट फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन देखिएगा। हाँ, एडिशनली याद रखिएगा हमें ये भी बताया गया है कि हर साइड की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर्स की इक्वल है। इसका मतलब साइड ए बी की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर्स है, साइड बी से लेके सी तक की जो लेंथ है ये भी 10 सेंटीमीटर्स की इक्वल है और ए से सी तक की लेंथ भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर्स की इक्वल है, चूँकि ये इक्वलेटरल ट्रायंगल था। अब सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, ऑब्वियसली हम इसे कन्वर्ट करना होगा। इसे अगर मैं मीटर्स के अंदर मेंशन करूं तो ये 0.1 मीटर के इक्वल आ जाता है। अब फर्स्ट स्टेज पे तो हमें ये डिसाइड करना है कि बेसिकली 4 माइक्रोकूलम के चार्ज के ऊपर फोर्सेस एक्ट कितनी कर रही हैं और फिर उसके बाद हम रिजल्टेंट की तरफ जाएंगे, जो कि हमें किसी फोर्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। बीइंग नेचर ऑफ चार्ज को डिस्कस करते हुए अगर मैं मेंशन करूं तो Q1 के बारे में हम जानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये BQ3 भी एक पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये है कि Q1 इस Q3 के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वो रिपल्सिव फोर्स होने वाली है और इसी तरह Q2 जो है वो बीइंग ए नेगेटिव चार्ज, Q3 के ऊपर जो फोर्स अट्रैक्ट करेगा या फोर्स अप्लाई करेगा वो एक्चुअली अट्रैक्टिव फोर्स होने वाली है। तो जिसकी बेस पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि Q1 की वजह से Q3 पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है, जिसे फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं F1 का नाम दे देता हूँ, ये फोर्स रिपल्सिव होगी। और इसी तरह Q2 की वजह से Q3 के ऊपर जो फोर्स एक्ट करने वाली है, इस फोर्स को मैं नाम दे रहा हूँ F2 का। कि दोनों फोर्सेस स्टिल अननोन है, हमें नहीं पता कि ये फोर्सेस कितनी हैं, लेकिन डायरेक्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनकी डायरेक्शन को फ़िलहाल ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले स्टेप में इस F1 और F2 को कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। F1 को कैलकुलेट करना चाहूँ, चूँकि फोर्स है, हम चार्जेस का जिक्र कर रहे हैं तो हम कूलम्स लॉ को यूज़ करने वाले हैं। कूलम्स लॉ हमें ये कहता है
कूलम्स लॉ से हमें ये पता है कि F इज़ इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और अगर मैं इसे स्पेसिफिकली F1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो F1 जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी के, एक चार्ज इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो Q1 है, दूसरा चार्ज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल Q3 है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। ये इनकी सेपरेशन है। और अगर आप इनकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लें तो K जो है वो हमारे पास 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 हमारे पास 2 माइक्रो कूलम्स, माइक्रो स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻⁶ चूँकि ये प्रीफिक्स है। और इसी तरह Q3 जो है वो हमारे पास 4 माइक्रो कूलम्स के इक्वल है, दैट इज़ 10⁻⁻⁶। और डिनोमिनेटर में जो कि A से C तक का जो गैप है वो 10 सेंटीमीटर्स के इक्वल है या फिर 0.1 मीटर के। तो मैं यहाँ पे 0.1 को मेंशन करूँगा और इसका स्क्वायर यहाँ पे ले लिया जाएगा। तो अगर आप इसे सॉल्व कर लें इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर हमारे पास बनता है वो 7.2 न्यूटन्स का है। इसका मतलब ये है कि F1 जो हमारे पास कैलकुलेट होके आ रही है वो 7.2 न्यूटन्स है। एटलीस्ट हम स्टेज पे हैं कि हमें पहली फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल गया कि ये फोर्स 7.2 न्यूटन्स के इक्वल है। इसी तरह अगर F2 को कैलकुलेट किया जाए तो F2 की कैलकुलेशन भी मैं कूलम्स लॉ की बेस पे ही करूँगा, यानी F2 जो है वो हमारे पास इज इक्वल हो जाएगी कि दो चार्जेस जो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो Q2 और Q3 हैं, तो इसलिए Q2 और Q3 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। और अगर आप इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लें तो F2 इज इक्वल्स टू के 9 इंटू 10⁻⁹, Q2 जो है वो -3 माइक्रो कूलम्स की इक्वल है, -3 इंटू 10⁻⁻⁶, और Q3 जो है वो फिर से 4 माइक्रो कूलम्स है, यानी 4 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। स्टिल ये 0.1 का स्क्वायर है। तो अगर हम इसे सॉल्व कर लें रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 10.8। तो F2 जो है वो कैलकुलेट होने के बाद -10.8 न्यूटन्स की इक्वल आ जाती है। यानी अब हम स्टेज पे हैं कि हम ये बात मेंशन कर सकते हैं कि हमें दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स के बारे में पता चल गया और डायरेक्शन भी समहाउ हमें पता थी, चूँकि ये रिपल्सिव है तो अलोंग द लाइन ये राइटवर्ड्स एक्ट करेगी, और F2 जो कि अट्रैक्टिव थी तो वो अलोंग द लाइन कुछ ऑब्लिक डायरेक्शन के अंदर एक्ट करने वाली है। तो दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स ये हैं। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता चलूँ, चूँकि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस के ऊपर प्लेस 3 चार्जेस का जिक्र किया गया था, और फिर हमें ये कहा गया था कि 4 माइक्रो कूलम का जो चार्ज है आप उस पर एक्ट करने वाली रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट करके बताइए कि वो कितनी है। तो पहला स्टेप हमने यही परफॉर्म किया कि हमने फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड्स हैं उन्हें कैलकुलेट कर लिया। अब चूंकि मैं वेक्टर एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी बात ये है कि अगर मैंने F1 और F2 का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट स्टेप मुझे फोर्सेस के कंपोनेंट्स को ड्रॉ करना होगा। अब अगर F1 को देखा जाए तो F1 तो एक्ट ही एक्स एक्सिस के अलोंग कर रही है, इसलिए इसके कंपोनेंट्स हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसी फोर्स है जो है ही एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी इसका पूरा एक्स कंपोनेंट इसी के इक्वल है और वाई कंपोनेंट 0 है। कंपैरेटिवली अगर मैं F2 की बात करूं तो F2 के अगर आप कंपोनेंट्स को ड्रॉ करें तो दो कंपोनेंट्स हम इसके ड्रॉ कर सकते हैं। एक कंपोनेंट F2x यानी जो x एक्सिस के अलोंग बन जाएगा, जो इसका x कंपोनेंट कहलाएगा, और एक कंपोनेंट इसका y कंपोनेंट जिसे मैं F2y का नाम दे सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मुझे क्लैरिटी मिल रही है कि F2x चूँकि लेफ्टवर्ड एक्ट कर रहा है तो हम समहाउ अभी इसे नेगेटिव ट्रीट करने वाले, शॉर्टली डिस्कस करते हैं, और F2y अपवर्ड एक्ट कर रहा है। तो ये दो पार्ट्स हैं जिसमें F2 को हम स्प्लिट कर सकते हैं। ये हमारा पहला स्टेप हुआ करता है रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए। अगर मैं सेकंड स्टेप की तरफ चलूँ
ये हमारा फर्स्ट स्टेप था रिजल्टेंट की कैलकुलेशन के लिए। हमारा सेकंड स्टेप ये होता है कि हम रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। और इसका तरीकाकार है वेक्टर एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ऐसा है कि अगर आप रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करने वाले हैं तो यू हैव टू ऐड ऑल द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर्स। तो रिजल्ट ये होगा कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू f1x। और इसी तरह अगर मैं साइन कन्वेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, चूँकि यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन को अप्लाई करके चल रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर राइटवर्ड फोर्सेस को देखा जाएगा तो वो पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव ट्रीट होंगी। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू f1x, ये पहली फोर्स का एक्स कंपोनेंट, जैसे मैंने पहले बताया था, ये कम्प्लीटली वापस आ जाने वाला है। और इसी तरह अगर सेकंड फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाएगी तो इसका एक्स कंपोनेंट जो कि लेफ्टवर्ड्स है तो मैं इसको नेगेटिव ट्रीट करूँगा। तो मैं इसे लिख सकूँगा कि ये -f2x है। और फर्दर अगर मैं इनको कैलकुलेट करूँ तो f(x) इज इक्वल्स टू एक्स कंपोनेंट के बारे में हम जानते हैं किसी वेक्टर का अगर हमें एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करना हो तो हम कॉज ऑफ थीटा की हेल्प के साथ, यानी बेसिकली f1x है तो f1 कॉज ऑफ थीटा और f2x है तो f2 कॉज ऑफ थीटा से कैलकुलेट होगा। तो मैं इसे मेंशन कर सकता हूँ कि ये f1 कॉज ऑफ थीटा 1 है और इससे लिखा जा सकता है ये f2 कॉज ऑफ थीटा 2 है। f1 और f2 हमें नोन है, थीटा 1 के बारे में भी हम असेस कर सकते हैं, लेकिन ये थीटा 2 जो है इसे हमें एडिशनली कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसकी कैलकुलेशंस देखिएगा हम कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। f1 को देखिएगा, f1 जो कि x एक्सिस पे ही लाई कर रही है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस अगर f1 का एंगल डिस्कस करूँगा तो x एक्सिस पे लाई करने की वजह से ये ज़ीरो ट्रीट होगा। लेकिन कंपैरेटिवली अगर मैं थीटा 2 की बात करूँ तो बड़ा क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस जगह पे हमारे पास थीटा 2 एग्जिस्ट करता है। तो समहाउ हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है कि ये थीटा 2 एक्चुअली कितना होगा। तो इसे हम कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर मैं इसे कंसिडर कर लूँ, ट्रायंगल ABC के हिसाब से अगर बात की जाए तो ये ऐसा है कि अगर इस साइड की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर्स है, इस साइड की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर्स है और इस साइड की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर्स है। अगर मैं पॉइंट B से यहाँ सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ तो बेसिकली हम साइड AC को बाइसेक्ट कर पाएंगे। तो अगर इसकी टोटल लेंथ जो है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर्स की इक्वल थी तो मैं C से लेके D तक का जो पार्ट है, C से D तक के पार्ट को मेंशन कर सकूंगा कि ये 5 सेंटीमीटर्स के इक्वल है। और यहाँ पे हमारे पास थीटा 2 एग्जिस्ट करता है और ट्रिग्नोमेट्री से बेटे हम इस बात को जानते हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल के केस में बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को डिस्कस किया जाए तो उसे कॉस थीटा कहा जाता है। यानी मैं इस वक्त ये कह सकता हूँ कि BCD ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बिल्ट हुआ है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइड CD या DC जो है ये बेस ऑफ द ट्रायंगल है और BC जो है ये हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ से कॉस थीटा को अगर एक्सेस करूँ तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस इस वक्त 5 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 10 की इक्वल है। तो रिजल्ट ये होगा कि थीटा इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 1/2। अगर कॉज इनवर्स 1/2 की बात की जाए तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो थीटा 2 जो है जैसे हमने यहाँ से फाइंड करना स्टार्ट किया था, ये थीटा 2 हमारे पास 60 डिग्रीज की इक्वल कैलकुलेट हो जाता है। वापस मैं अपनी इस मेन स्टेप की तरफ चलूँगा जहाँ से हम कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो f(x) इज इक्वल्स टू f1, इसकी भी वैल्यू पुट कर लीजिए। f1 थी हमारे पास 7.2 न्यूटन कॉज ऑफ 0 डिग्रीज माइनस f2 है हमारे पास -10.8 और कॉज ऑफ
60 डिग्रीज यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करके एफ एक्स को कैलकुलेट कर लें तो ये हमारे पास 7.2 12.6 न्यूटन्स। तो इस सारे पार्ट को अगर आप सॉल्व करें तो रिज़ल्ट आता है आपके पास 12.6 न्यूटन। यानी हमारी रिजल्टेंट फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो 12.6 न्यूटन्स के इक्वल है। फिर इसी तरह जो नेक्स्ट स्टेप या थर्ड स्टेप हमारा हुआ करता है, हम उसमें रिजल्टेंट फोर्स के वाई कंपोनेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, उसे उसकी कैलकुलेशन प्लीज़ देखिएगा। मैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूँ, प्लीज़ इसको लाजमी नोट डाउन कर लीजिएगा। रिजल्टेंट फोर्स के अगर वाई कंपोनेंट की कैलकुलेशन की बात की जाए तो आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ वन वाई और साथ में इसी तरह एफ टू वाई। एफ टू वाई को प्लीज़ देखिएगा, ये अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो मैं लिख सकूँगा ये पॉजिटिव ट्रीट किया जाएगा जो कि एफ टू वाई है, और वाई कंपोनेंट साइन के साथ कैलकुलेट होता है। तो ये एफ वन साइन ऑफ थीटा वन प्लस एफ टू साइन ऑफ थीटा टू है, और एफ वन 7.2 साइन ऑफ 0 डिग्रीज, एफ टू माइनस 10.8 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्रीज। तो साइन ज़ीरो चूँकि ज़ीरो हुआ करता है और ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग ज़ीरो हो जाएगा, और फाइनली जो हमारे पास वाई कंपोनेंट बन जाएगा वो -9.3। यानी रिजल्टेंट फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है वो हमारे पास -9.3 न्यूटन्स के इक्वल है। और अब एक लास्ट स्टेप जिसमें पूरी रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाएगा, जिसे मैं एफ़ कह सकता हूँ। तो अगर आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, फॉर्मूला एफ इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। एफ एक्स भी हमारे पास है और एफ वाई भी हमारे पास है। अगर आप ये दोनों रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो रिज़ल्ट 15.7 न्यूटन्स के इक्वल आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हम फाइंड आउट कर सकेंगे। मैं एक दफ़ा फिर से स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ। याद रखिएगा बेटे कि जब भी हम कुछ ऐसा रिजल्टेंट कैलकुलेट करने वाले होते हैं तो हमें वेक्टर एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। बेसिकली क्वेश्चन हमारे पास ये था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस के ऊपर 3 चार्जेस हैं, 2 पॉजिटिव थे, एक नेगेटिव था, और 4 माइक्रोकूलम का जो चार्ज था उसकी रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालनी थी। हमने पहले स्टेप्स के अंदर कूलम्स लॉ को अप्लाई करके F1 और F2 को कैलकुलेट किया कि इनके मैग्नीट्यूड्स क्या है। चूँकि रिजल्टेंट निकालना था, हमें वेक्टर एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तरफ जाना पड़ा। हमने पहला स्टेप वेक्टर एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का परफॉर्म किया, जिसमें हमने कंपोनेंट्स को ड्रॉ किया ताकि हम असेस कर सकें कि हमें किस फोर्स को पॉजिटिव और किसको नेगेटिव ट्रीट करना है। फिर सेकेंड स्टेप में हमने रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट जो था उसे फाइंड आउट किया, और एक्स कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करना होता है, लेकिन साइन कन्वेंशन को मद्देनज़र रखते हुए, जिसकी वजह से हमने f2x को नेगेटिव लिया था क्योंकि ये लेफ्टवर्ड्स एक्ट कर रहा था। एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट कैलकुलेट हो गया, और फिर थर्ड स्टेप के अंदर हमने वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट कैलकुलेट किया बाय एडिंग ऑल द वाई कंपोनेंट्स, और लास्ट स्टेप जो था उसमें हमने रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, जिसमें हमने स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। वेक्टर से हम इस बात को जानते हैं बेटे कि अगर हमारे पास एक फोर्स का एक्स कंपोनेंट अवेलेबल हो, वाई कंपोनेंट अवेलेबल हो, तो हम कुछ इस तरीके से यानी इस रिलेशन को यूज़ करके रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है उसे फाइंड आउट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे पास आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है।
ओके बेटा, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी डिफाइन किया जाता है तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के सराउंडिंग में एग्जिस्ट करने वाला वो रीजन है जिसमें ये किसी दूसरे, या ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डिफाइन किया जाए तो ये एक ना दिखने वाला रीजन किसी चार्ज पार्टिकल के गिर्द हुआ करता है, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आए तो वो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो उस पर्टिकुलर जोन को, रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। और ये चार्ज के साथ जो 3 डायमेंशंस के अंदर एग्जिस्ट करती है, और यही वो बेसिक एंटिटी है जो बेसिकली दो चार्जेस के दरमियान इंटरेक्शन को एक्सप्लेन कर पाती है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर पा रहा है तो वो बेसिकली उनकी फील्ड्स की इंटरेक्शन होती है, जिसकी बेस पे वो दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर पा रहे होते हैं। फिर इसी तरह अगर आप इस फील्ड को मेजर करना चाहें तो इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसका नाम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को अगर मैथमेटिकली डिफाइन किया जाए तो इसे ऐसे कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज एक्चुअली इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी इसके लिए हम कंसिडर ऐसे कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बड़ा चार्ज Q है और एक टेस्ट चार्ज स्मॉल q है। तो कैपिटल चार्ज Q की सराउंडिंग में एक फील्ड एग्जिस्ट करती है। ये चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो अगर हमें इस पॉइंट के ऊपर ये देखना हो कि इस पर्टिकुलर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है तो हम इस फोर्स और इस चार्ज की मदद से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी मुनासिबत से इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर किया जाता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है फोर्स पर यूनिट चार्ज के इक्वल हुआ करती है। जिसे मैथमेटिकली हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ये वो फोर्स है जो इस कैपिटल Q की वजह से स्मॉल q के ऊपर एक्ट करने वाली है, और ये इसका चार्ज या टेस्ट चार्ज को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। इसी तरह अगर मैं इसकी नेचर की बात करूं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट करेगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी उसी डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करने वाली है। जहां तक इसके SI यूनिट का ताल्लुक है तो SI यूनिट इसका न्यूटन्स पर कूलम की इक्वल हुआ करता है, क्योंकि फोर्स को हम न्यूटन्स में मेजर करते हैं और चार्ज को कूलम में। और या फिर इसका अगर इक्वलेंट की बात की जाए तो यही न्यूटन पर कूलम बेसिकली वोल्ट पर मीटर के इक्वल भी हुआ करती है। यहाँ V वोल्ट है और M जो है वो मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉर्मली हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए 2 यूनिट्स देखने में नजर आएंगे। न्यूटन पर कूलम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए और यही न्यूटन पर कूलम इक्वल हुआ करता है वोल्ट पर मीटर के इक्वल। इसी तरह अगर इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस हम देखना चाहें तो हम एक छोटी सी डेरिवेशन जो यहाँ पे कर सकते हैं। कूलम्स लॉ से ये बात हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ दो चार्जेस यानी कैपिटल Q और Q नॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं कैपिटल Q और Q नॉट के लिहाज से फोर्स को मैंशन करूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये फोर्स F के कैपिटल Q नॉट डिवाइडेड बाय, अगर इनकी सेपरेशन जो है वो r की इक्वल है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर और इनटू r हैट की इक्वल है, जो डायरेक्शन की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक इस फोर्स को अगर मैं एक्सप्रेस करूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 के लिहाज से अगर मैं डिस्कस करूँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फोर्स की जगह आप ये रिलेशन पुट कर सकते हैं, दैट इज Q नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में Q नॉट आ जाएगा और ये r हैट एज इट इज चल रहा है। तो ये Q नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंड रिजल्ट हमारे पास ये होगा कि E इज इक्वल्स टू के Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू r हैट आ जाता है। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू r हैट। तो ये दो एक्सप्रेशंस हैं जहाँ से हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का रिलेशन देख सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को देखिएगा,
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का इस डिस्टेंस के स्केयर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इससे ये बात मैथमेटिकली प्रूव होती है कि अगर आप एक चार्ज पार्टिकल से दूर जाना स्टार्ट कर देंगे, आप उस चार्ज पार्टिकल से जितना दूर होंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उतनी कम आपको मिलने वाली है, और इसी तरह आप उस चार्ज पार्टिकल के जितना करीब होंगे उतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको स्ट्रॉन्ग मिलने वाली है। तो डिस्टेंस के साथ ई का जो रिलेशन है वो इन्वर्स हुआ करता है। तो ये था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उनकी चंद बातों को देख लीजिएगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं तो ये बेसिकली मैपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, चूँकि हमें कभी भी फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर ऐसी लाइंस बनी हुई नज़र नहीं आने वाली। अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को देख रहे हैं और हमें ऐसी लाइंस बनी हुई उसके सब ऊपर नज़र आ रही हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ इनडायरेक्ट मेथड ज़रूर अवेलेबल हैं जहाँ पे हम इन लाइंस को ट्रेस होता हुआ ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन फिज़िकली चार्ज के ऊपर ड्रॉ हुई भी ऐसी नज़र आना शुरू हो जाए या उसमें से लाइक वायर्स की तरह का कुछ स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है, ऐसा हमें वहाँ पे फिज़िकली कभी भी नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए ये एक बेसिक टेक्निक है जिसमें हम पेज के ऊपर एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज है फील्ड कैसी होगी, चार्जेस का इंटरेक्शन है तो कैसी होगी। और इन्हीं लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये वो पर्टिकुलर लाइंस होती हैं जिनके अलॉन्ग ये चार्ज पार्टिकल बेसिकली फोर्स एग्जर्ट कर पा रहा होता है। तो बाय कन्वेंशन अगर मैं ज़िक्र करूं जो तरीक़ाकार है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड है और हम इसके नेबरहुड में कुछ टेस्ट चार्जेस प्लेस करते हैं और ये सब टेस्ट चार्जेस जो हैं वो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर ये सारे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि ये सेंटर में पड़ा हुआ कैपिटल Q इन सब चार्जेस के ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करने वाला है। इसका मतलब इस Q नॉट पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो डाउनवर्ड्स है, इस पे इस लाइन के अलॉन्ग, इस लाइन के अलॉन्ग, इस चार्ज पे इस लाइन के अलॉन्ग। तो यहाँ से ये बात असेस की जा सकती है कि अगर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स हुआ करती हैं। और याद रहे ड्रॉ करते हुए जब भी इस फील्ड लाइन को डिस्कस किया जाता है चार्ज के साथ ये परपेंडिकुलर हुआ करती है। तो अगर मैं डिस्कस करूं पॉजिटिव चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स हैं। इसी तरह अगर यहाँ सेंटर में पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया जाए तो नेगेटिव चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को असेस करूं तो नेगेटिव चार्ज के लिए मैं मेंशन कर पाऊंगा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली इनवर्ड्स हुआ करती है। लेकिन कन्वेंशन यही यूज़ होने वाली है। यहाँ सेंटर में जहाँ मैंने पहले पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया था, अब की बार वहाँ पे नेगेटिव चार्ज को प्लेस किया जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज, और अगर आप इसके सराउंडिंग में पॉजिटिव चार्जेस प्लेस करेंगे तो ये चार्ज उन सारे पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है। तो जिसकी बेस पे हम ये असेस कर सकेंगे कि नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनको रेडियली इनवर्ट्स कहा जाता है। अब एक बड़ा खूबसूरत पहलू इस डायग्राम का ये हुआ करता है कि हमें डायरेक्शन से रिलेटेड तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर ही रही है, एडिशनली ये लाइंस हमें स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव किसी चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो अगर आप इस रीजन के अंदर देखें तो यहाँ पे गैप कम है, और यहाँ पे फील्ड लाइंस के दरमियान का गैप देखें तो ज़्यादा है। जहाँ फील्ड लाइंस का गैप ज़्यादा हो जाया करता है इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, और जहाँ फील्ड्स के या लाइंस के दरमियान का गैप कम है इसका मतलब यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो वो बात जो हमने अभी शॉर्टली देखा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के अंदर कि E का डिस्टेंस के स्केयर के साथ जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। यहाँ डायग्रामेटिकली भी यही बात जस्टिफाई हो रही है
कि आप चार्ज पार्टिकल से जितना दूर जाएंगे लाइंस के दरमियान का गैप बढ़ जाएगा। अगर लाइंस के दरमियान का गैप बढ़ जाएगा तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे वीक आपको मिलेगी, और जहाँ पे लाइंस के दरमियान का गैप कम है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हुआ करती है। सेम इज़ द केस विद द नेगेटिव चार्ज। अब थोड़ी सी एक डायग्राम अगर डिस्कस कर ली जाए दो लाइक चार्जेस के लिए। अगर मैं लाइक चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लाइक चार्जेस के केस में ऐसा हुआ करता है कि अगर हमारे पास सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज और इसी तरह यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम जानते हैं कि इसकी फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स हुआ करती हैं। तो अगर लाइक चार्जेस को डिस्कस किया जाएगा तो लाइक चार्जेस के केस में ये सारी फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से डाइवर्ट हो जाने वाली हैं। यानी अगर आप यहाँ बीच में फोकस करें तो एक ऐसा रीजन एग्जिस्ट करता है जहाँ पे कोई फील्ड लाइन नहीं है। तो इस पर्टिकुलर जोन को बेसिकली मेंशन किया जाता है कि ये ज़ीरो फील्ड रीजन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस रीजन में किसी चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर दें तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर किसी किस्म की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट नहीं करने वाली। तो लाइक चार्जेस के केस में कुछ ऐसा सिलसिला हुआ करता है। और इसी तरह अगर अनलाइक चार्जेस के लिहाज से बात की जाए तो अनलाइक चार्जेस के केस में ऐसा हुआ करता है कि फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा तो ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाके टर्मिनेट हो रही हुआ करती हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस्टेब्लिश करा पाएंगे। यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त बात इन फील्ड लाइंस में क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यानी ये लाइंस कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये लाइंस किसी भी पॉइंट पे ओवरलैप करें तो यहाँ पे ओवरलैप करने का मतलब ये होगा कि एक ही पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की कई डायरेक्शंस एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगर कई डायरेक्शंस एग्जिस्ट कर सकती हैं साइमल्टेनियसली तो फिर हम ई को वेक्टर यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकेंगे। तो याद रखिएगा ऐसे केस में अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को देखना हो तो वो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके देखी जाती है। यानी कुछ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ई की डायरेक्शन को अगर देखा जाएगा तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। फिर इसी तरह जहाँ पे फील्ड लाइंस के दरमियान का गैप कांस्टेंट हुआ करता है वहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म हुआ करती है, और जहाँ पे फील्ड लाइंस के दरमियान का गैप बढ़ जाया करता है या चेंज हुआ होता है तो वहाँ पे फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाया करती है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेके हैं। इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। होप सो कि आपके लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।